हेलो डियर लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। अगर आप भी लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं तो आपको लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए। और वैसे बच्चे जो क्लास 10 में हैं और बोर्ड के एग्जाम्स में बैठने वाले हैं, उन्हें भी लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में अवश्य ही नॉलेज होना चाहिए। जनरली आपके एग्जाम्स में, इन बोर्ड के एग्जाम्स में लिटरेरी डिवाइसेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। First of all, let me define what is literary devices. Literary devices are the common patterns that authors utilize in their writing to make their points to readers clear and concise. Generally, authors literary devices का यूज करते हैं अपने आइडियाज को क्लियरली और कॉन्साइज मैनर में रीडर्स के सामने पुट करने के लिए। राइटर्स यूज this technique to express their ideas in an emphatic way to the readers. When literary devices are used correctly, the different literary devices aid or help readers in understanding, interpreting, and analyzing a literary work. अगर एक रीडर सही तरीके से लिटरेरी डिवाइसेस को अपने वर्क में यूज करता है तो रीडर्स इजीली उस पीस ऑफ वर्क को समझ पाएंगे, उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे एंड एनालाइज कर पाएंगे। सो एक राइटर के लिए, एक ऑथर के लिए लिटरेरी डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके राइटिंग में। ओके, तो ये हो गई लिटरेरी डिवाइस की बात। अब हम जानेंगे पोएट्री डिवाइसेस हैं क्या। पोएट्री डिवाइसेस आर अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन पोएट्री। पोएट्री डिवाइसेस हैं क्या? तो ये डिवाइस का एक पार्ट है। लिटरेरी डिवाइस के अंदर ही पोएट्री डिवाइसेस आते हैं और इसका यूज कहाँ होता है? पोएम्स में, यानी पोएट्री में। मीन्स यदि हम लिटरेरी डिवाइसेस का यूज पोएम्स में करते हैं तो वो कहलाएगा पोएटिक डिवाइसेस। और क्लास 10 बोर्ड में पोएटिक डिवाइस से क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिटरेरी डिवाइस है क्या और पोएट्री डिवाइस हम किसे कहते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग। नाउ तो पहले हम लोग जानेंगे राइमिंग स्कीम के बारे में। कैसे किसी पोएम का हम लोग राइम स्कीम जानते हैं या फिर निकालते हैं। अ राइम स्कीम इज अ पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएम और अ सॉन्ग। अगर आपको राइम स्कीम जानना है किसी पोएम का तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर लाइन के अंत वाले वर्ड को देखेंगे। ओके, जैसे कि मैंने एक पोएम लिया यहां से, क्लास 10 का एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। ओके, अब यहां देख सकते हैं हम लोग फर्स्ट लाइन जो है द वे अ क्रो। तो क्रो के साउंड पे हम लोग ध्यान देंगे। ओके, नाउ सेकेंड जो लाइन है सुप डाउन ऑन मी का अंतिम वर्ड है मी, इसके साउंड पे हम लोग ध्यान देंगे। थर्ड लाइन का जो अंतिम वर्ड है स्नो, इसके साउंड पे हम ध्यान देंगे। और फोर्थ लाइन का जो अंतिम वर्ड है इसके साउंड पे ध्यान देंगे। तो पहले लाइन का जो अंतिम वर्ड है हमारा क्रो, क्रो साउंड क्या रहा है? क्रो। सेकेंड लाइन मी, अगर हम लोग क्रो के साउंड को, क्रो ओ के साउंड को हम लोग ए मान के चल रहे हैं तो सेकेंड लाइन में जो अंतिम वर्ड है वो है मी, ई का साउंड आ रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। हमने पहले लाइन में जो अंतिम वर्ड था क्रो, 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 उसके क्रो ओ के साउंड को हमने ए माना, मी ई के साउंड को हमने यहाँ पे बी माना। फिर आते हैं थर्ड लाइन द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो क्रो स्नो। ओके, तो क्रो, क्रो और स्नो, ये क्रो का अंतिम क्रो का साउंड स्नो के साउंड से मैच कर रहा है। ठीक है, तो अगर क्रो ओ के साउंड को हमने ए माना है तो यहाँ पे स्नो, स्नो इस साउंड को हम लोग फिर से अगेन ए मानेंगे। ओके, नाउ लास्ट लाइन का अंतिम वर्ड देखते हैं लोग ट्री, ई, फिर से यहाँ ई साउंड आया, ई को हमने क्या माना था? बी। ओके, जो लाइन 2 था सुप डाउन ऑन मी, ई का साउंड आया, वैसे ही लास्ट लाइन में हम लोग देखते हैं फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ई का साउंड आ रहा है। तो हमने प्रो ओ के साउंड को ए माना, फिर ई के साउंड को बी, प्रो के साउंड को हमने क्या माना था? प्रो ओ के साउंड को ए, ई का साउंड बी,
इस तरीके से स्नो, स्नो ओ का साउंड बी, और हेमलॉक ट्री ई का साउंड बी, अर्थात हमारा यहाँ राइमिंग स्कीम हुआ ए बी। ओके, एक और यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये स्टैंजा लिया गया है पोएम द रोड नॉट टेकन क्लास 9 से। फर्स्ट लाइन में हम लोग देखते हैं टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। यहाँ अंतिम जो वर्ड है वो है वुड। सेकेंड लाइन एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। थर्ड लाइन का जो अंतिम वर्ड है स्टूड, और फोर्थ लाइन का अंतिम वर्ड है कुड, और फिफ्थ लाइन का अंतिम वर्ड है अंडर ग्रोथ। हम लोग साउंड को देखते हैं, साउंड एनालाइज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस का जो अंतिम वर्ड है वुड, वुड ड का साउंड आ रहा है, ड का साउंड हम लोग ए मान के चल रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड लाइन में जो अंतिम वर्ड है बोथ, थ का साउंड को बोथ, बोथ इस साउंड को हम लोग बी मान के चल रहे हैं। ओके, ड के साउंड को हमने ए माना, थ के साउंड को बी माना। थर्ड लाइन में जो अंतिम वर्ड है वो है स्टूड, स्टूड वुड स्टूड। वुड जो है स्टूड से राइमिंग कर रहा है, तो यहाँ भी ड का साउंड, इसको भी हमने फिर से अगेन ए मान लिया। ओके, ड के साउंड के लिए हम लोग ए मान के चल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट कुड, कुड ड का साउंड फिर से, इसको भी हमने फिर ए ही माना क्योंकि हम लोग ड के साउंड के लिए ए मान रहे हैं। और अंडर ग्रोथ, ग्रोथ थ, बोथ ग्रोथ, यहाँ थ के साउंड को हमने बी माना था। ओके, तो इसका राइमिंग स्कीम क्या हो गया ए बी ए बी। द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजा, दिस स्टैंजा इज ए बी बी। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आप कैसे किसी भी पोएम के स्टैंजा का राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं। बस सिंपली आपको करना क्या है, हर लाइन के अंतिम वाले वर्ड के साउंड पे ध्यान देना है, और उस साउंड पे ध्यान देते हुए हमें उसका राइमिंग स्कीम निकालना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक एग्जांपल और देखते हैं लोग। नाउ अगेन मैंने एक स्टैंजा लिया है इस पोएम से, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जो कि क्लास 10 का एक पोएम है। इस पोएम के फर्स्ट लाइन को हम लोग देखते हैं, स्टैंजा के फर्स्ट लाइन को देखते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। यहाँ जो अंतिम वर्ड है हमारा हाउस, सा का साउंड आ रहा है, हाउस, हाउस सा का साउंड, इसको हम लोग ए मान के चल रहे हैं। ओके, सेकेंड लाइन का अंतिम वर्ड है माउस, हाउस माउस, यहाँ भी सा का साउंड आया और हमने सा के साउंड को ए माना था। थर्ड लाइन है वैगन, थर्ड लाइन का अंतिम वर्ड है वैगन, वैगन वैगन, ना का साउंड आ रहा है, इसको हम लोग मानेंगे बी, ना के साउंड को हम लोग बी मान के चल रहे हैं। और लास्ट लाइन का जो अंतिम वर्ड है वो है ड्रैगन, वैगन ड्रैगन। सो वैगन इज राइमिंग विद द वर्ड ड्रैगन। यहाँ भी ना का साउंड आ रहा है, इसको फिर से अगेन हम लोग बी मान लेंगे। तो द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज ए बी। आई होप अब आपको राइमिंग स्कीम निकालना आ गया होगा, किसी भी स्टैंजा का आप इजिली आप राइमिंग स्कीम निकाल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की तरफ। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन है क्या? हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे अनुप्रास अलंकार, इंग्लिश में वही है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड और साउंड्स इन नियर बाय वर्ड्स। हिंदी में उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन है क्या? किसी भी स्टैंजा में जो नियर बाय वर्ड्स हैं उसके फर्स्ट यानी इनिशियल लेटर को हमें देखना है। इनिशियल लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड को देखना है। कॉन्सोनेंट इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बी सी ये सब होता है, बट हमें उसके साउंड पे ध्यान देना है। ये नहीं कि कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हुआ तो हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड मान लेंगे, ऐसा नहीं है। कॉन्सोनेंट साउंड पे ध्यान देना है। जैसे हिंदी में क ख से लेकर अज्ञा तक जो साउंड होता है, क से लेकर अज्ञा तक का साउंड वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड पे देना है ध्यान। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल है सी सेल्स बाय द सी शोर। अब इस लाइन में हम लोग देख सकते हैं ये जो वर्ड है सी का जो फर्स्ट लेटर है सी, यहाँ पे साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है। अब इसके बगल एक और वर्ड है सेल्स, सी सेल्स, यहाँ भी जो इनिशियल वर्ड का जो साउंड है वो स है, यानी वंस अगेन कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, सी सेल्स। अब सी सेल्स इस वर्ड को आप देखिएगा तो
फर्स्ट लेटर जो है यहाँ पे एस है और यहाँ भी साउंड सा का ही आ रहा है, बाय द सी शोर, यहाँ भी आपको साउंड मिलेगा कॉन्सोनेंट साउंड। तो इस लाइन में सी सेल्स बाय द सी शोर, इसमें हर वर्ड के सी सेल्स और सी सेल्स के का जो फर्स्ट लेटर है का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो मैंने क्या बताया डेफिनेशन में, रिपीटेशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन नियर बाय वर्ड्स। अगर अगल बगल के वर्ड्स में, नियर बाय वर्ड्स में फर्स्ट जो साउंड है, फर्स्ट लेटर का जो साउंड है, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो इस पॉली डिवाइस को हम लोग बोलेंगे एलिट्रेशन। ओके, चलिए और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। द बिग बैड बियर बोर्ड द बेबी बनीज बाय द। ओके, अब इस लाइन में हम लोग देख सकते हैं बिग, द बिग, बिग यहाँ जो फर्स्ट लेटर बी है इसका साउंड क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड ब। ओके, फिर नेक्स्ट वर्ड है बैड, यहाँ भी फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है और यहाँ साउंड भी कॉन्सोनेंट आ रहा है ब। बिग बैड बियर बोर्ड द बेबी बनीज। ओके, तो नियर बाय वर्ड्स में फर्स्ट जो इनिशियल साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये हो गया इलिट्रेशन का एग्जांपल, बिग बैड बियर बोर्ड द बेबी बनीज। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि इलिट्रेशन है क्या, रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन नियर बाय वर्ड्स, यानी अगल बगल के वर्ड्स में फर्स्ट लेटर का जो साउंड होगा अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा। ओके, तो इलिट्रेशन। चलिए अब स्टैंजा लेते हैं द बॉल पोएम से। ये पोएम क्लास 10 का है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। अब यहाँ आप देख सकते हैं नियर बाय वर्ड्स, बाइज अ बॉल बैक, ये तीन वर्ड्स बाइज बॉल और बैक एक दूसरे के नियर बाय हैं और फर्स्ट लेटर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड ब। बाइज अ बॉल बैक, फाइन। तो नियर बाय वर्ड्स में इनिशियल लेटर का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है और वो रिपीट कर रहा है, बाइज ब, बॉल्स में भी ब और बैक में भी ब। ओके, तो एलिट्रेशन, अगर आपको केवल एलिट्रेशन जानना है तो आप कॉन्सोनेंट साउंड को देखोगे नियर बाय वर्ड्स का इनिशियल लेटर। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। वंस अगेन आई हैव टेकन स्टैंजा फ्रॉम क्लास 10 और पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। स्टैंजा में आप देखोगे द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब इस लाइन को देखो, हैज गिवन माय हार्ट, अब ये जो वर्ड है हैज, इसका जो इनिशियल लेटर है एच का साउंड क्या आ रहा है, हैज, ह का साउंड आ रहा है और यहाँ पे गिवन माय हार्ट, यहाँ भी ह का साउंड आ रहा है, फर्स्ट लेटर एच है, यहाँ भी ह का साउंड आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन नियर बाय वर्ड्स। नाउ यहाँ देखते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, सेव्ड सम, अब ये दो नियर बाय वर्ड्स हैं और यहाँ का जो इनिशियल वर्ड का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, सेव्ड स, और यहाँ भी सम, सा का साउंड आ रहा है, तो सेव्ड सम पार्ट। तो ये भी एग्जांपल हो गया एलिट्रेशन का। आई होप स्टूडेंट्स आपको अब समझ में आ गया होगा कि एलिट्रेशन है क्या। चलते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एजोनेंस। एजोनेंस, द रिपीटिशन ऑफ सेम और comparable similar vowel sounds in a sentence is known as assonance। अब assonance alliteration से अलग कैसे है? In assonance there is the repetition of vowel sound। यहाँ पे किसका रिपीटिशन होगा, vowel sound का in nearby words, यहाँ पे vowel sound का रिपीटिशन होगा। पीछे जो हम लोगों ने देखा एलिट्रेशन, वहां पे इस साउंड का रिपीटिशन हो रहा था कॉन्सोनेंट साउंड का, वो भी इनिशियल वर्ड का। यहाँ पे ये कोई यहाँ कोई जरूरी नहीं कि वो इनिशियल वर्ड ही हो, लेकिन नियर बाय वर्ड्स में
सिमिलर वोवेल साउंड का रिपीटेशन हो तो एजोनेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, नो पेन नो गेन। आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे वोवेल साउंड नो, ओ का रिपीटेशन हो रहा है, नो ओ का रिपीटेशन हो रहा है, साउंड ओ, जो कि एक वोवेल साउंड है। तो अगर वोवेल साउंड का रिपीटेशन हो तो हम उसको बोलेंगे एजोनेंस। सेकेंड एग्जाम्पल है क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट। अब क्लैप, यहाँ पे क्लैप ओ, क्लैप ओ का साउंड आ रहा है, यहाँ पे हैंड ओ का साउंड आ रहा है, यानी एक वोवेल साउंड है। एंड ओ का साउंड आ रहा है, स्टैम्प ओ का साउंड आ रहा है, इट मीन्स वोवेल साउंड। अगर नियर बाय वर्ड्स में सिमिलर वोवेल साउंड रिपीट करे तो दैट इज एजोनेंस। ओके, चलिए एक स्टांजा है फायर फायर एंड आइस पोएम का, क्लास 10 का यह पोएम है। सम से द वर्ल्ड will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब यहाँ देख सकते हैं होल्ड, होल्ड ओ का साउंड आ रहा है। फिर एक नियर बाय वर्ड है यहाँ पे दोज, यहाँ भी ओ का साउंड है, हु ओके, एंड फेवर, फेवर यहाँ पे वोवेल साउंड रिपीट कर रहा है। तो व्हेन देयर इज द रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड इन नियर बाय वर्ड्स, दैट इज एजोनेंस। ओके, नाउ एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल है द बॉल पोएम से, क्लास 10 का एक पोएम है। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। यहाँ पे देख सकते हैं बॉय, नाउ, हु एंड लॉस्ट में सेम वोवेल साउंड रिपीट कर रहा है। तो देयर इज द रिपीटेशन ऑफ सेम वोवेल साउंड। नाउ वन मोर एग्जांपल इज देयर, he stalks in his vivid stripes the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet rays। ये किस पोएम का लाइन है? और टाइगर इन द जू, क्लास 10। यहाँ पे आप देख सकते हो his vivid and strips में क्या हो रहा है, वोवेल साउंड का रिपीटेशन। ओके, सो ये एजोनेंस का एग्जांपल हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि एजोनेंस है क्या। चलिए नेक्स्ट हमारा जो लिटरेरी डिवाइस है वो है इंजैममेंट। इंजैममेंट है क्या? द कॉन्टिन्यूइंग ऑफ अ सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम वन लाइन ऑफ पोएट्री टू द नेक्स्ट इज नोन एज इंजैममेंट इन पोएट्री। इंजैममेंट में क्या होता है कि मान लो कि स्टैंजा आपके सामने है, तो स्टैंजा में एक लाइन से अगर हम दूसरे लाइन जाते हैं, फर्स्ट लाइन से दूसरे लाइन में जंप करते हैं, और अगर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, विदाउट पंक्चुएशन मार्क अगर एक लाइन से हम दूसरे लाइन में आ रहे हैं, अगर पोएट ने पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया है एट द एंड ऑफ द लाइन, तो ये एग्जांपल क्या चीज का हो गया? इंजैममेंट का। ओके, सो आप देख सकते हो डेफिनेशन से, द कॉन्टिन्यूइंग ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस का कॉन्टिन्यू होना टू द नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट लाइन, ओके, दैट इज इंजैममेंट। एंड इंजैममेंट में क्या होगा? कॉन्टिन्यूएशन होगा। ओके, so the continuing of a sentence or phrase from one line of poetry to the next is known as enjambment in poetry. An enjambed line typically lacks punctuation। जैसा कि मैंने बताया कि enjambment में, enjambment कब होगा? when there is not the punctuation mark। अगर punctuation mark नहीं है, बिना punctuation mark के अगर हम एक लाइन से दूसरे लाइन में जंप करते हैं, तो that is the example of enjambment। ओके, वही है lack of punctuation at the line break, so reader is carried smoothly and swiftly without interruption to the next line। तो इंजैममेंट का यूज क्यों करते हैं पोएट? जनरली वो चाहते हैं कि रीडर्स स्मूथली एक लाइन से दूसरे लाइन में चले जाए विदाउट एनी इंटरप्शन। इंजैममेंट आई होप समझ में आ रहा होगा कि व्हेन देयर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइन फ्रॉम वन टू अनदर विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट लाइन जो आपका है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन में हम आते हैं और देखते हैं कि
फर्स्ट लाइन के एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, फायर के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना कॉमा है, ना फुल स्टॉप है, ना सेमीकोलन है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं हुआ है। हम यहाँ फायर के बाद सीधा सम से इन आइस में आ जाते हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ enjambment। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। वंस अगेन देयर इज द लैक ऑफ पंक्चुएशन मार्क आफ्टर डिजायर। डिजायर के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया गया है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा कि enjambment है क्या। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। When the humid shadows hover over all the stereospheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। ये किस पोएम की लाइन्स हैं? रेन ऑन द रूफ क्लास 9। यहाँ भी आप देख सकते हो देयर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइन। एक लाइन से हम लोग दूसरे लाइन पे जंप करते हैं और होवर के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं है। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, ओवरऑल द स्टेरियोस्फेयर्स एंड द मेलंकली डार्कनेस। अब इस लाइन से भी इस लाइन में हम लोग जब आते हैं तो यहाँ कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं हुआ है आफ्टर स्फेयर्स। ओके, और डार्कनेस के बाद फिर से वंस अगेन कोई पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ enjambment। one more example is there, it sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on। these are the lines from the poem fog class 10। यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग enjambment बॉडी डिवाइस का यूज हुआ है। लुकिंग के बाद जब नेक्स्ट लाइन पे जंप करते हैं तो कोई भी पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे नहीं है। तो यदि एक लाइन के बाद हम दूसरी लाइन में आते हैं और विदाउट हैविंग एनी पंक्चुएशन मार्क, तो ये enjambment का एग्जांपल हुआ। चलते हैं नेक्स्ट बॉडी डिवाइस की तरफ, पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन है क्या? नाम से पता चल रहा है, पर्सन। व्हेन any non-living thing, plants or animals are treated with human qualities, this is called personification। ओके, तो पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा बॉडी डिवाइस है जिसमें किसी भी जानवर, एनिमल या कोई प्लांट या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग को इस तरीके से ट्रीट किया जाए मानो उनके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज हो। ओके, जिससे आपने कभी गाना सुना होगा, ऐ हवा मेरे संग संग चल, तो हवा आपके साथ चल नहीं सकती है। ओके, सो वहां पे हवा को क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया है। अब जनरली बहुत सारे गानों में पर्सोनिफिकेशन का यूज आप लोग देख सकते हो। ओके, सो पर्सोनिफिकेशन है क्या? जब एनिमल्स, प्लांट्स, ओके, या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटीज दे दिया जाए, उनको ऐसा ट्रीट किया जाए मानो उनके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज हो, तो ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल होगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द पेज। अगर अब यहाँ पे देखो इस लाइन में, द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द पेज। अब जंप, अ मैन कैन जंप, ओके, वुमेन कैन जंप, यानी पर्सन, ह्यूमन कैन जंप, लेकिन स्टोरी कैसे जंप करेगा? फाइन, तो यहाँ पे क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। ओके, द लाइट डांस्ड। अब देखिए क्या बताया गया, लाइट डांस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे लाइट को क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया है, यानी लाइट में ह्यूमन क्वालिटीज को दिखाया गया है। नाउ वी हैव स्टैंजा फ्रॉम द पोएम रेन ऑन द रूफ क्लास 9। यहाँ पे देखते हैं लोग पोएट क्या करें, when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। अब यहाँ पे देखो ये जो melancholy darkness, यहाँ darkness को melancholy कहा गया है, sad कहा गया है, sad that is human quality। यहाँ पे darkness, अंधेरे को sad बताया गया, melancholy बताया गया। ओके, तो इसका एग्जांपल हो गया पर्सोनिफिकेशन। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि पर्सोनिफिकेशन है क्या। मैं फिर से बार बता देता हूँ कि जब एनिमल्स, प्लांट्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे ट्रीट किया जाए मानो उनके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नाउ दिस इज अ स्टैंजा फ्रॉम द पोएम अ टाइगर इन द जू फ्रॉम क्लास 10। अब फर्स्ट लाइन देखिए यहाँ पे, he stalks in his with stripes the few steps of his cage
on pads of velvet white and his white rays. अब जो पोएम पढ़े होंगे उनको पता होगा ही यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, टाइगर के लिए। ओके, अब मैंने क्या बताया कि जब एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स या प्लांट्स को ऐसे ट्रीट किया जाए मानो उनके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज हो, यहाँ पे ही करके सिंबलाइज किया गया है किसको, टाइगर को। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो पोएटिक डिवाइस है वो ओनोमेटोपिया है। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया है क्या? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ओनोमेटोपिया है क्या? इज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स इट्स साउंड। ओके, अब जनरली साउंड सुनते होगे, हमिंग साउंड हो गया, okay? या बज बज बजिंग साउंड, फाइन, या फिर स्नैक का जो हिस साउंड होता है, हॉर्सेस का ने साउंड जो होता है, these are the examples of onomatopoeia. Okay, so using the later sound of words to mimic the actual sound made by an object. अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसको अगर हम लोग वर्ड्स के थ्रू, साउंड वर्ड्स के थ्रू अगर हम बताएं, दैट इज ओनोमेटोपिया। So using the later sounds of words to mimic the actual sound made by an object or action is a literary device known as onomatopoeia. एग्जाम्पल, जैसे मियाओ, बिल्ली का जो आवाज होता है मियाओ, बैंग, दरवाजा को अगर हम जोर से शट करते हैं तो एक आवाज आता है ना, लड़ाओ, तो उसको लोग वर्ड्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैंग साउंड, बैंग। ओके, स्नैक का जैसे मैंने बताया हिस, थर्ड। ओके, जनरली ये सब वर्ड आप लोग देखे होंगे लिटरेचर में, कोई भी प्रोज या फिर पोएम्स में। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओनोमेटोपिया। ओके, सो आई हैव टेकन स्टैंजा फ्रॉम द पोएम रेन ऑन द रूफ, क्लास 9। यहाँ पे देखो, what a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। अब यहाँ पे देखो ये जो साउंड है ना, ये जो वर्ड है पैटर, ओके, पैटर इसके साउंड को बतला रहा है, रेन के साउंड को, पैटर साउंड। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओनोमेटोपिया। ओके, फाइन, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल ओनोमेटोपिया का। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Meek, which is giggling for a mouse." These are the this is the stanza. These are the lines from the poem "The Tale of Custard the Dragon," class 10. अब यहाँ पे देखो, बेलिंडा गिगल, जोर जोर से हंसी, गिगल। ओके, तो उसके हंसी को गिगल से बताया गया है। ओके, एंड ब्लिंक सेड वीक। तो giggled and weak are the examples of onomatopoeia. I hope आप सभी को onomatopoeia समझ में आ गया होगा। So this is all about for today students. अब रिमेनिंग लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस को पढ़ा। पहले तो हमने जाना राइमिंग स्कीम के बारे में कि हम किसी पोएम का कैसे राइमिंग स्कीम निकालते हैं, यानी राइमिंग स्कीम अगर हम जानना हो तो कैसे जानेंगे। इसके बाद हम लोग जाने एलिट्रेशन के बारे में, देन आफ्टर हमने जाना एजोनेंस के बारे में, उसके बाद इंजैमेंट के बारे में, देन आफ्टर पर्सोनिफिकेशन एंड ओनोमेटोपिया के बारे में। ओके, तो आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग फर्दर और पोएटिक डिवाइसेस के बारे में जानेंगे।